जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का ये हमारा 13वां क्लास है। 13वें क्लास का टॉपिक है नव पाषाण काल। इतनी समय जो हमारी क्लासें हो रही हैं वो पाषाण काल पे हो रही हैं। तो पाषाण काल की तीन अवस्थाएं हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पे ऑलरेडी हमारी क्लासें हो चुकी हैं। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो नव पाषाण काल की करेंगे। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है 5 लाख से लेके 3000 ईसा पूर्व में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काल जो माना जाता है वो नव पाषाण काल माना जाता है। क्योंकि नव पाषाण काल में, पूरे पाषाण काल में एक आमूल चूर परिवर्तन नजर आता है। बड़ी रफ्तार और बड़ी तेजी से एक परिवर्तन नजर आता, और वो भी परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से नजर आता है। इस वजह से तीनों काल में जो नव पाषाण काल है उसे महान परिवर्तन काल या फिर क्रांति काल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है हम लोग आगे जानेंगे। ये काल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे कि नव पाषाण काल की जो जलवायु है, अब यहाँ तक आते हैं जलवायु भी एकदम गर्म हो चुकी है। जलवायु गर्म होने के कारण क्षेत्र विस्तार का भी पाया जाता है, जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है। इसके अलावा जो जानवर रहते थे उनकी विविध प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा नव पाषाण काल में ही मानव सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ करता है, स्थायी आवास बनाता है। कृषि करता है तो कृषि के चक्कर में उसको स्थायी आवास बनाना पड़ता है। और इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया पहिए का आविष्कार, कि इस काल तक आते आते मानव पहिए का आविष्कार और चाक निर्मित बर्तनों का प्रयोग करने लगा था। यही सबसे विशेषताएं हैं जिनके आधार पे विद्वान नव पाषाण काल को क्रांति काल के नाम से भी जाना जाता है। उस नव पाषाण काल को हिंदी में नव पाषाण काल कहते हैं, और इंग्लिश में नव पाषाण काल को न्यूलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नव पाषाण काल है ये शब्द आया कहाँ से, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ये नव पाषाण काल शब्द जो आया, तो एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है जॉन लुबाक महोदय ने। क्या नाम है? एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है जॉन लुबाक महोदय। सर्वप्रथम जो पाषाण काल का विभाजन किए थे वो फ्रांस के एक विद्वान थे जिनका नाम है जॉन लुबाक महोदय। जॉन लुबाक महोदय ने पाषाण काल के अध्ययन किया और यहाँ पे 2 कालों को विभाजित किया। वो कौन कौन से काल थे? पहला पूरा पाषाण काल था, दूसरा नव पाषाण काल था। तो नव पाषाण काल के शब्द के जन्मदाता कौन माना जाएगा? तो जॉन लुबाक महोदय माने जाएंगे। और ये जो नव पाषाण काल शब्द प्रयोग किए कहाँ पे किए, किस पुस्तक में, किस पत्रिका में किए? तो जॉन लुबाक की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये जॉन लुबाक महोदय की पुस्तक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम। इस पुस्तक में ही जॉन लुबाक महोदय ने सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल के शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये हो गई शब्द की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी काल समय की। तो जैसे कि पाषाण काल के, पूरे पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 5 लाख से लेके 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो उसमें जो नव पाषाण काल का समय माना जाता है वो माना जाता है 6000 बीसी से लेके 3000 बीसी माना जाता है। ये जो बीच का समय माना जाता है ये नव पाषाण काल का माना जाता है। कहीं कहीं बुक में इसकी स्टार्टिंग जो है 7000 ईसा पूर्व भी मिल सकते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो तिथि मानी जाती है नव पाषाण काल की वो 6000 बीसी से लेकर 3000 बीसी मानी जाती है। तो ये हो गई हमारी काल की बात भारत के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में नव पाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व चला जाता है, लेकिन भारत में जो नव पाषाण काल का समय है वो 6000 से लेकर 3000 बीसी है। ये होगी हमारे इसके नव पाषाण काल की नाम की बात और काल की बात, कि कौन सा समय पीरियड अपने अंदर लिए हुए है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर नव पाषाण काल की हमें सर्वप्रथम जानकारी कैसे हुई, इसके एविडेंस कहाँ से मिले भारत में।
तो कि नवपाषाण काल भारत में भी विद्यमान है। तो सबसे पहले जो नवपाषाण काल का एविडेंस भारत में वो कर्नाटक वाले क्षेत्रों में मिला है। किसको मिला, कब मिला, इसको देख लेते हैं। और कर्नाटक में कहाँ मिला, तो कर्नाटक में 1842 में कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है मैसूर, और मैसूर में भी एक स्थल पड़ता है जिसका नाम है लिंगसुगूर। ये कर्नाटक का पूरा स्थल है जिसका नाम है लिंगसुगूर। ये लिंगसुगूर जो स्थल है ये मैसूर के अंतर्गत आता है, मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तो नवपाषाण काल का जो पहला एविडेंस मिला है वो 1842 में कर्नाटक के मैसूर और लिंगसुगूर पूरा स्थल पे मिला है। और बात कर लेते हैं इसको किसने प्राप्त किया, किसको सबसे पहले नवपाषाण काल का उपकरण मिला है। तो जो सबसे पहले उपकरण मिला है वो दो विद्वान हैं जिनका नाम है, पहले का नाम है M.H. क्रिस्ट, ये पहले विद्वान है। दूसरे विद्वान है जिनका नाम है, पहले विद्वान है, दूसरे विद्वान है मेडो टेलर। ये जो दो विद्वान हैं इनको सबसे पहले भारत में कर्नाटक वाले क्षेत्र में 1842 में नवपाषाण काल का एविडेंस मिला। वो बात कर लेते हैं पूरे भारत में तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में मिला, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर भारत में सबसे पहले नवपाषाण का उपकरण कब मिला, किसको मिला, दक्षिण भारत में किसको मिला, कब। तो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सबसे पहले 1860, ये कहीं कहीं पे 59 भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे 60 मिल सकता है, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो जो उत्तर भारत में सबसे पहले नवपाषाण कालीन उपकरण मिला है वो मिला है 1860 में। कहाँ पे मिला है, तो उत्तर प्रदेश में मिला है। किस नदी घाटी में मिला है, तो बेलन नदी घाटी में मिला है। किसको मिला है, तो वो विद्वान है जिनका नाम है ली मंसूरिया। ये ली मंसूरिया साहब को सर्वप्रथम 1860 में नवपाषाण कालीन उपकरण मिला है उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में। तो ये हो गई उत्तर भारत की बात। और वो देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में किसको मिला। दक्षिण भारत वाला तो पूछा भी गया है, पीजीटी में पूछा गया है, एनटीए द्वारा पूछा गया है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की खोज किसके द्वारा की गई और कब की गई। तो दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालीन उपकरण मिला है सबसे पहले वो मिला है, एक विद्वान है जिनका नाम है नेविलियन फ्रेजर के नाम से। नेविलियन फ्रेजर विद्वान है जिनको नवपाषाण कालीन संस्कृत का खोज का श्रेय दक्षिण भारत में दिया जाता है। उत्तर भारत में पूछा जाए तो ली मंसूरिया हो जाएंगे, दक्षिण भारत में पूछा जाए तो नेविलियन फ्रेजर हो जाएंगे। ये हो गई इसके खोज की बात। अब बात कर लेते हैं इनके नामों की। नवपाषाण काल को किन किन नामों से अन्य जाना जाता है। तो नाम की बात करें तो सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण इसका नाम है वो नवपाषाण काल तो है ही है। इसके अलावा इस काल को क्रांति काल की संज्ञा दी जाती है। क्रांति काल की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि अमूलचूल तीनों कालों में सबसे अमूलचूल जो परिवर्तन नजर आता है हमारे वो नवपाषाण काल में आता है। इन्हीं सब विशेषताओं के आधार पे एक विद्वान है जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड ने उन्होंने ही नवपाषाण काल को क्रांति काल की संज्ञा दी है। क्योंकि इस काल में सबसे पहले हमको कृषि कार्य देखने को मिलता है, पशुपालन बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है। इसके अलावा मृदभांड उत्पादन देखने को मिलता है। मृदभांड जो बन रहे हैं वो चाक पे बन रहे हैं, स्थायी आवास देखने को मिलते हैं। और जो झुपड़ियों के अच्छे खासे एविडेंस मिलते हैं। झुपड़ियाँ तो मध्यपाषाण काल से ही मिलने लगती है, लेकिन यहाँ पे कच्ची ईंटों के एविडेंस मिलने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे नवपाषाण काल को क्रांति काल कहने के लिए मजबूर करते हैं। इसके लिए जो उपकरण बन रहे थे पिछले कालों में वो मानव शिकार करने के लिए बनाता था, लेकिन यहाँ पे जो उपकरण भी बन रहे हैं वो अच्छी तकनीक से बनाए जा रहे हैं। और उपकरण ज्यादातर जो कृषि कार्य में प्रयोग किए जाते हैं वैसे उपकरण मानव बना रहा है। तो यही सब रीजन है। इन्हीं रीजन के कारण ही गार्डन चाइल्ड महोदय ने इन्हें इस पूरा पाषाण काल को क्रांति काल की संज्ञा दिया है। दूसरा नाम देख लेते हैं। दूसरा नाम इसके अन्न उत्पादक काल। अन्न उत्पाद काल क्यों दिया गया, क्योंकि सर्वप्रथम भारत में कृषि कार्य का जो एविडेंस पाया जाता है वो नवपाषाण काल में पाया जाता है। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये दोनों नाम
ये कृषि कार्य जो प्रारंभ होता है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही प्रारंभ होता है। ये जो दोनों नाम दिए हैं वो गार्डन चाइल्ड महोदय दिए हैं। कौन दिए हैं? तो गार्डन चाइल्ड महोदय ने दिया है। बुक में ज्यादातर ये नाम पूछते हैं कि नवपाषाण काल को क्रांतिकाल किसने कहा है, तो गार्डन चाइल्ड मिलता है। लेकिन अन्य उत्पादक काल या अन्य उत्पादक संस्कृत के नाम से किसे जाना जाता है, तो नवपाषाण काल को जाना जाता है। ये नाम किसने दिया, तो ये नाम भी गार्डन चाइल्ड महोदय ने ही दिया है। तो ये हो गई हमारे नाम की बात। तीसरा नाम, इसे महान परिवर्तन काल के नाम से जाना जाता है। महान परिवर्तन काल के नाम से क्यों जाना जाता है, उसका वही मैटर है कि यहाँ पे बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन दिखते हैं। और क्रांतिकाल का मतलब एक बहुत कम, नवपाषाण काल देखिए अपने आप में कम समय लिया है, लेकिन कितना सुधार कर लिया अपने अंदर कि मानो जहाँ शिकार करता था वहाँ डायरेक्ट कृषि करने लगा है, जहाँ मानो कोई स्टोर नहीं करता था वो स्टोर करने लगा है नाज को। उसके अलावा यहाँ पे मानो कपड़े सिल के पहनने लगा है और पहिए का आविष्कार कर लिया है। यही सब रीजन होने के कारण इसे क्रांतिकाल और महान परिवर्तन काल कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं उपकरण की। क्या क्या उपकरण थे और किस तकनीक पे मानव नवपाषाण काल में उपकरण बनाता था। तो उपकरण की बात करें तो उपकरण निर्माण में मानव कौन से पत्थर का प्रयोग करता था। जो पत्थर चले आ रहे थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में सीमित रूप में मानव उस पे भी औजार बना रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नया पत्थर देखने को मिलता है जिसका नाम है ट्रेप पत्थर। अगर ट्रेप पत्थर मिल जाए तो ट्रेप पत्थर नवपाषाण काल को इंगित करता है। ये नवपाषाण काल की विशेषता है। यहाँ पे जो नया पत्थर देखने को मिलता है वो हमारा ट्रेप पत्थर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो औजारें बन रही हैं, पत्थर के अलावा हड्डी पे भी बड़े पैमाने पे औजारें पाई जाती हैं। तो औजार निर्माण के लिए यहाँ पे दो साधन के रूप में चीजें प्रयोग की जाती थी। पहला ट्रेप पत्थर प्रयोग किया जाता था, दूसरा हड्डी प्रयोग किया जाता था। तो ये हो गए उपकरण निर्माण के जो मटेरियल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपकरण थे। तो उपकरण की बात करें, यहाँ पे कृषि कार्य में प्रयोग करने वाले मिलेंगे या फिर वर्तमान समय में जो दैनिक प्रयोग के लिए औजार रखता है मानो, वही उपकरण हमें नवपाषाण काल में मिलता है। सोचिए कि जो हम उपकरण आज प्रयोग करते हैं वो उपकरण हमारा पूर्वज 8-9 हजार ईसा पूर्व पहले से ही प्रयोग कर रहा था। तो नवपाषाण कालीन मानव काफी विकसित मानव हो गया था कि जो दैनिक प्रयोग की चीजें हैं वो औजारें और कृषि कार्य में आज भी हम लोग प्रयोग करते वही औजारें नवपाषाण कालीन मानव भी करता था। तो औजारों की अगर बात करें तो इस काल में जो औजारें हैं वो औजारें हैं, पहला कुल्हाड़ी पाई जाती है, बसुली पाई जाती है, फिर छेनी पाई जाती है, आरी पाई जाती है, खुरपी पाई जाती है, कुदाल पाई जाती है। इसके अलावा हसिया पाई जाती है। हसिया जो फसल काटने के काम आती है उसका उपकरण रहता है। तो जितने भी उपकरण आज ये देख रहे हैं नवपाषाण काल के, ये सारे उपकरण ही आज के समय पे विद्यमान है, आज के समय पे मानव प्रयोग करता है। तो ये है हमारे नवपाषाण काल के उपकरण हो गए। उपकरण की बात अब देख लेते हैं तकनीकी कि मानव जो ये उपकरण बना रहा है किस तकनीकी पे बना रहा है उपकरण। जैसे कि पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल पे जो मानव बना रहा था तो कोर पद्धति पे बना रहा था, फलक पे बना रहा था, सलक पे बना रहा था। वैसे ही देखते हैं हम कि नवपाषाण काल पे मानव किस पे औजार बना रहा है। तो जो ये उपकरण बना रहा है मानव किस तकनीक से बना रहा है। तो तकनीक की बात करें तो इस काल में जो मानव औजार बना रहा है वो रगड़ के बना रहा है। जैसे कि कोई पत्थर लिया, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे घिस के औजार बना रहा है। दूसरा, रगड़ना और घिसना एक ही संदर्भ में लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे अलग अलग ही लिखे हैं। तो जो तकनीक पे उपकरण बनाए जा रहे हैं वो रगड़ कर, घिस कर और पॉलिश करके बनाए जा रहे हैं। मानो क्या करता है, जैसे कि पत्थर उठाता है, उसको तोड़ता है, फिर रगड़ता है, फिर घिसता है, घिसते 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 उस पर विशेष प्रकार की एक चमक आ जाती है। क्योंकि पूर्व कालों की अपेक्षा इस काल में जो उपकरण मिल रहे हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं, बेहतर मिल रहे हैं। बहुत यही सब परिवर्तन है जिसके आधार पर इसको क्रांतिकाल का नाम दिया गया है। तो जो हम पढ़े थे पूरा पाषाण काल की तीसरी अवस्था थी उच्च पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल में भी हमें घर्षित और चमकीली विशेषता वहाँ पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे घर्षित और चमकीली थी, घिस के मानव औजार बनाता था, लेकिन वहाँ पे पॉलिश नहीं पाई जाती थी। यहाँ पे एक एडवांस टर्म आ जाता है
कि नवपाषाणकालीन मानव के जो उपकरण उसमें विशेष प्रकार की पॉलिश और चमक पाई जाती है। तो अगर घर्षित चमकीली पूछा जाए तो उच्च पुरापाषाणकालीन औजार हो जाएंगे, लेकिन अगर घर्षित और पॉलिशदार उपकरण पूछे जाएं तो वो औजार हमारे नवपाषाण काल के हो जाएंगे। ऑप्शन पे डिपेंड करता है वहाँ पे कौन से आपको चूज करना है। अगर ऑप्शन में उच्च पुरापाषाण काल है तो उसको, अगर पॉलिश ऐड है शब्द में तो नवपाषाण काल हो जाए, अगर घर्षित चमकीला केवल है तो उच्च पुरापाषाण काल हो। तो ये हो गई हमारी तकनीक की बात। अब बात कर लेते हैं कि इस काल में ही सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ पाया जाता है। कृषि का प्रारंभ की बात करें तो अभी तक जो माना जाता था कृषि का प्रारंभ वो मेहरगढ़ वाली क्षेत्र से माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। अगर चावल की बात कर ले तो चावल में जो हमारे यूपी का कोल्डीहा क्षेत्र है वहाँ से प्राचीनतम चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे, तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीहा को माना जाता था, वो ऐसे मेहरगढ़ को माना जाता था। लेकिन हाल में ही एक पूरा स्थल खोज में आया है जिसका उसका उत्खनन 2005 से स्टार्ट हुआ था, 2009 तक हुआ है, जिसमें शायद AK तिवारी सर उत्खनन किए हैं। वहाँ पे जो कृषि के एविडेंस मिले हैं वो सबसे प्राचीन मिले हैं। कौन सा स्थल है? तो ये स्थल है हमारा यूपी के गोरखपुर के लहुरा देव संत कबीर, ये पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर्वप्रथम यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अब माने जाते हैं, वो भी कहाँ, विश्व संदर्भ में माने जाते हैं। अभी तक जो माना जाता था वो मेहरगढ़ माना जाता था, लेकिन जब से ये लहुरा देव प्रकाश में आ गया है तब से विश्व में जो प्राचीनतम के सर्वप्रथम साक्ष्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लहुरा देव संत कबीर नगर जिले से। यहाँ पे जो कृषि के चावल के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वो उनकी डेटिंग जा रही है 7 से 8,000 ईसा पूर्व जा रही है। जो मेहरगढ़ की मिली थी उसकी 5 या 6,000 के ईसा पूर्व के आसपास डेटिंग जा रही थी, जो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। लेकिन लहुरा देव के जो कृषि साक्ष्य मिले हैं उनकी डेटिंग 8,000 से लेके 9,000 ईसा पूर्व जा रही। तो इस वजह से जो विश्व में प्राचीन स्थल कृषि के साक्ष्य का माना जाता है तो वो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का संत कबीर नगर का लहुरा देव माना जाता है। ये हो गया विश्व के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य की बात। अब बात कर लेते हैं कि विश्व संदर्भ में कहाँ पे कृषि के उत्पाद का प्रथम साक्ष्य पाया गया है, मतलब उसका जन्मदाता कौन कहाँ पे है। कृषि साक्ष्य प्रथम साक्ष्य की बात हुई है। हम बात कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में विशेषकर किस कृषि का उत्पाद का जन्मदाता माना जाता है। कि जैसे कि हमारे अगर दक्षिण की बात कर ले तो दक्षिण में सबसे पहले रागी उगाया गया था, और भारत के उत्तर की बात कर ले तो कपास आ जाता है। अन्य अन्य क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि उस क्षेत्र में विशेषकर सबसे पहले क्या फसल उगाई गई थी, उनके जन्मदाता एक प्रकार से देख लेते हैं। अगर कृषि का साक्ष्य पूछा जाए तो लहुरा देव हो जाएगा, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जाए तो मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि लहुरा देव जो है वो विश्व में प्रथम आ जाता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा जाए तो मेहरगढ़ आप टिक करिएगा। बात कर लेते हैं उनके किस क्षेत्र में विशेषकर कौन सी फसल का जन्मदाता माना जाता है। अगर कृषि राज्य देखते हैं वो है हमारा कपास। कपास जो पाया गया है वो भारत में पाया गया है। ये भारत वाले क्षेत्रों में सबसे पहले कपास उगाया गया है। कहाँ उगाया गया तो हम लोग मेहरगढ़ पढ़ेंगे, वहाँ पे उगाया गया है। तो मेहरगढ़ में एक अंगीठी मिली है, उसमें कुछ कपास के बीज बने मिले हैं उससे आधार पे, और वो बीज की डेटिंग सबसे प्राचीन जा रही है जितने भी विश्व में कपास के एविडेंस मिले हैं। तो जो कपास का जन्मदाता माना जाता है, कपास जो सबसे पहले उगाया गया है वो भारत में उगाया गया है। कहाँ उगाया गया है तो मेहरगढ़ में उगाया गया है। मेहरगढ़ क्यों भारत का हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान में आता है मेहरगढ़ आज़ादी से पहले हमारे भारत का ही हिस्सा था। इस आधार पे कपास का जो उत्पादक या जन्मदाता माना जाता है वो भारत को माना जाता है। ये हो गई हमारे कपास की बात। अगर चावल की बात करें, चावल और बाजरा का जन्मदाता किस क्षेत्र को माना जाता है तो वो है चीन। चीन में चावल और बाजरा उगाया जाता था। तो तीसरी फसल,
अब हम बात कर लेते हैं तीसरी फसल है सोरगम। सोरगम जो उगाया जाता था वो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में उगाया जाता है। सोरगम कहाँ पाया जाता था? तो सोरगम पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता था। अब बात करें गेहूं और जौ किस क्षेत्र में उगाया जाता था? तो गेहूं और जौ जो उगाया जाता था वो जॉर्डन वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। जॉर्डन के अंतर्गत ईरान और इजराइल देश आ जाते हैं। तो गेहूं और जौ का उत्पादक विशेषकर कहाँ होता था? वो होता था ईरान, इजराइल और जॉर्डन वाले क्षेत्र में। अगली फसल की बात करें तो अगली फसल है हमारी जाई। जाई की बात करें, जाई कहाँ उगाई जाती थी अधिकतम रूप में? तो वो यूरोप वाले महाद्वीप में उगाई जाती थी। जाई भी ये जौ से संबंधित कोई कृषि साक्ष्य था जो अब नहीं अवेलेबल रहता है भी, तो अभी हम लोग देखे नहीं है, बहुत सीमित पैमाने पे है। लोग अब जाई का जो यूज करते हैं वो दवाई के रूप में करते थे, पहले यही मानव खाता था। तो अब का मानव जो है ये जाई का उपयोग करता है, वो दवाई के रूप में करता है। तो ये जो जाई है इसका उत्पादन जो किया जाता था ये यूरोप महाद्वीप में किया जाता था। अगली फसल है हमारी राई। ये फसल है हमारी राई। राई का उत्पादन कहाँ किया जाता था? तो राई का उत्पादन जो किया जाता था वो दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता था। राई का उत्पादन कहाँ किया जाता था? तो राई का उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता था। ये अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता था ये, लेकिन फिर जैसे राई का उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया में होता था, लेकिन ये पूरी कंट्री में कैसे फैला? ये मानव के द्वारा ही ले गया होगा, या फिर आंधी धूल से जाके बीज गए होंगे, किसी भी कारण वहां पहुंचे होंगे, या फिर बाढ़ से बीज जैसे चले जाते हैं, कोई भी रीजन रहा होगा कि पूरे विश्व में इन्हें प्रचारित होने का कोई भी साधन हो सकता है। अब बात कर ले कि जैसे दक्षिण भारत की फसल माना पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की पहली फसल कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो पहली फसल मानी जाती है वो रागी मानी जाती है। रागी जो कृषि साक्ष्य है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। कौन सा है? वो रागी है। ये पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत की कौन सी फसल प्रथम है? तो जो रागी उगाई गई है वो सबसे पहले दक्षिण भारत में उगाई गई है। ये हो गई हमारे कृषि साक्ष्य की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नवपाषाण काल की विशेषता है, सर्वप्रथम इसमें आवास पाए जाते हैं। आवास कैसे पाए जाते हैं? तो स्थायी आवास पाए जाते हैं। अब स्थायी आवास पाने के पीछे कारण है क्योंकि अब मानव कृषि कार्य करने लगा है। वहाँ मानव केवल शिकार करता था और यहाँ पे मानव कृषि करने लगा तो मानव की समस्या है कि उसको एक जगह पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि फसल को बोना है, फिर काटना है, फिर उसको तैयार करना है। इसके लिए मिनिमम 3 से 6 महीना लग जाता है। तो इस वजह से मजबूरन मानव अब एक स्थायी आवास बनाने लगा। उसका रीजन है कि मानव कृषि करने लगा, तो उसके चक्कर में उसको स्थायी रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कृषि कार्य के चक्कर में मानव स्थायी आवास बनाता है। आगे इसी के चक्कर में कई और खोज होते हैं। तो स्थायी आवास जो बना रहा है मानव कैसे बना रहा है? मानव जो आवास बना रहा है वो झोपड़ी बना रहा है और गत्ता आवास बना रहा है, और ये जो आवास बना रहा है और कच्ची ईंटों के आवास बना रहा है। कैसे आवास बना रहा है नवपाषाण काल में मानव? तो झोपड़ी बना रहा है। झोपड़ी जो बनती है वो घास फूस, मिट्टी, टाट पट्टी इनकी बनती है। गर्त आवास की बात करें तो गर्त आवास जो होते थे वो जैसे कि भूमि के नीचे होते थे। जैसे कि समझने के लिए हम लोग समझे तो ये है समतल भूमि, ये समतल भूमि है और मानव को गर्त आवास बनाना है। तो मानव क्या करता है, ये समतल भूमि के नीचे ऐसे गड्ढा खोद देता। गड्ढा खोद के मानव इसके पास में ऐसे ऐसे सीढ़ी भी खोदते जाता है। ये सीढ़ी खोद देगा, इन्हीं सीढ़ियों से मानव उतर के इन गड्ढों में नीचे पहुंच जाएगा। ये जो गर्तावास के वृक्ष मिलते हैं वो हमारे उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें झोपड़ी की, तो झोपड़ी जैसे कि ये हो गई हमारी समतल भूमि है, यही हमारी समतल भूमि है। जब मानव इसके ऊपर खंभा गाड़ के या फिर स्तंभ गाड़ के ऐसे करके कुछ बनाता है झोपड़ी, तो ये जो कहलाएंगी ये झोपड़ी कहलाएंगी। और जो समतल भूमि के नीचे बना देता है खोद के गड्ढा वो गर्तावास कहलाते हैं। इसके अलावा जो सर्वप्रथम गांव का एविडेंस पाया जाता है वो नवपाषाण काल में पाया जाता है।
स्थायी आवास और प्राचीनतम गांव के जो एविडेंस पाए जाते हैं, क्योंकि जब मानव स्थायी रहने लगता है तो वहाँ पे कुछ समूह में मानव रहता है, तो जब समूह में रहता है तो गांव का रूप धारण कर लेता है। तो ग्रामीण से गांव की परिभाषा या गांव के एविडेंस सबसे पहले मिले वो हमारे नवपाषाण काल में मिले। ये हो गए स्थायी आवास की बात। अब हम बात कर लेते हैं, अगली विशेषता है पहिया और मृदभांड। नवपाषाण काल में क्रांति लाने में पहिया और मृदभांडों का अपना विशेष महत्व है। वो कैसे है कि जैसे कि मानो कृषि कार्य कर रहा है, कृषि कार्य के लिए ही मानो किसी कृषि का जो अनाज है वो इकट्ठा हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, तो मानो कैसे लेके जाएगा। तो यहाँ तक आते आते मानो इन्हीं सब चक्कर में पहिए का आविष्कार कर लिया। जो आविष्कार यहाँ पे मानो किया पहिए का, वो पहिया ठोस पहिया है। कैसा पहिया है कि जैसे कि ये पहिया जो आज का पहिया पाया जाता है वो आरा वाला पहिया पाया जाता है, लेकिन जो नवपाषाण कालीन मानव पहिए की खोज किया था वो ठोस पहिया थी। ये पूरी ठोस पहिया है, ये ऐसे पूरी ठोस पहिया है। मानो क्या करता है, ये ठोस पहिया है, बीच में केवल होल छोड़ देता है। ये एक पहिया हो गई, दूसरी इधर ठोस पहिया हो गई, ये ठोस पहिया हो गई। मानो क्या करता है, इसमें होल छोड़, इसकी सहायता से कोई यहाँ पे लकड़ी लगाता है मजबूत, उससे मानो इसमें कुछ अपनी जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने सामग्री है उनका मतलब एक बैलगाड़ी का रूप दे देते। इन्हीं पहिए की सहायता से ही मानो बैलगाड़ी का आविष्कार कर लेता है। उसी संदर्भ में ये पहिए का यूज करता होगा। मानो अगर पहिए की खोज पूछा जाए तो ठोस पहिए की भी खोज पूछा जाए उसमें से तो नवपाषाण कालीन हो जाए। अगर आरे वाली पहिया का खोज पूछा जाए तो वो हमारे आर्य लोग प्रयोग किए थे। आरे वाली पहिया कैसी होती थी, तो आरे वाली जैसे ये है तो ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे बीच में सपोर्ट दिया जाता है, ये हमारी आरे वाली पहिया है। और ये जो पहिया है हमारी ये ठोस पहिया है, ये नवपाषाण काल की पहिया है। और ये जो पहिया है ये हमारे आर्य समाज की पहिए हैं। इनकी स्पीड ज्यादा होती, इनकी स्पीड कम होती। जो ठोस पहिए का आविष्कार हुआ है वो हमारे नवपाषाण काल में है। इसके अलावा यहाँ पे मृदभांड पाए जाते हैं। जैसे कृषि कार्य में अनाज हुआ तो मानव कहाँ इकट्ठा करेगा, कहाँ रखेगा, तो बात ये समस्या आई। तो इस वजह से मानो मध्यपाषाण काल में बात किए थे तो वहाँ पे हाथ से मृदभांड बनाता था कि तो हाथ से बहुत संख्या में तो बनाए नहीं जा सकते हैं। इस कारण यहाँ तक जब पहिए का आविष्कार हो गया, इसी पहिए की सहायता से ही मानो मृदभांडों का निर्माण करने लगा, क्योंकि वहाँ पे हाथ से उतनी संख्या में नहीं हो पाते थे। जब पहिए की सहायता से मानो चाक निर्मित जो मृदभांड बनाए वो काफी अच्छे मृदभांड और कच्ची खनक पाई जाती है और सुंदर पाए जाते हैं। तो पहिया और मृदभांड की बात हो गई। इसके अलावा इस काल तक आते आते मानो जो कपड़े थे वो भी सिल के पहनने लगा था। कपड़ों में क्या प्रयोग करता था, तो कपड़ों में संभवतः यही माना जाता है कि मानो जो हड्डी की सुइयां होती थी, हड्डी जैसे कि हड्डी है, हड्डी में ये हड्डी हो गई और इसमें पीछे होल कर दिया, होल करके मानो जो जानवर की औजारें होती थी उनको सिल के साफ करके वस्त्रों का भी निर्माण करने लगा था। तो यहाँ पे जो उपकरण हो गए, यहाँ के जो नवपाषाण काल की विशेषताएं हो गई, हम लोग उसकी बात कर लिए हैं। यहाँ पे मानो कृषि कर रहा है लेकिन बहुत सीमित पैमाने पे मतलब कि मांस का भी भक्षण कर रहा है, शिकार भी कर रहा है लेकिन बहुत कम पैमाने पे कर रहा है, कृषि कार्य ज्यादा कर रहा है। ये बात हो गई हमारे नवपाषाण काल की विशेषताएं। अब देख लेते हैं हम लोग नवपाषाण काल का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अब नवपाषाण कालीन क्षेत्रों की बात करें कि नवपाषाण काल के क्षेत्र भारत के किन किन हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ये है हमारा भारत का मैप। हम मैप से इसलिए सारी क्लासें लेते हैं क्योंकि जो स्थल हम लोग पढ़ते हैं वो सही महीने में पता चल जाए भारत के किस राज्य में पढ़ते हैं, नहीं किस राज्य में, तो ये तो पता चल जाएगा कि उत्तर में पढ़ रहा है कि दक्षिण में पढ़ रहा है कि पूरब पश्चिम की मध्य में पढ़ रहा है। ये तो मोटा मोटा उम्मीद हो जाएगी, आइडिया हो जाएगी। तो हम बात करें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के स्थल पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग भारत के स्थल पढ़ेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाते हैं। तो ये जो कंट्री हमारी पड़ती है, ये कंट्री पड़ती है हमारी पाकिस्तान।
पाकिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण नौपाषाणकालीन स्थल पाए जाते हैं, उनको हम देखेंगे। ये क्यों भारत के संदर्भ में पढ़ना पड़ता है, इनको ऐसे पढ़ना पड़ता है क्योंकि जैसे कि आज़ादी से पहले आज़ादी से पहले पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा था, तो इसलिए हमको इसको भारत में ही जोड़ के पढ़ना पड़ता। हो सकता भविष्य में आ भी जाए हमारे भारत में, जैसे था वैसे ही हो जाए। तो ये है कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक पूरा स्थल पाया जाता है जिसका नाम है मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान का स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पूरा स्थल जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और किस नदी में पड़ता है, तो ये पड़ता है बोलन नदी। मेहरगढ़ जो पड़ता है ये बोलन नदी घाटी में पड़ता है। वो यूपी वाला बेलन मत समझ लीजिएगा, ये बोलन है, वो बेलन थी, ये बेलन है, तो इसमें अंतर है। एग्जाम में हो सकता कंफ्यूजन के लिए पूछ ले। तो मेहरगढ़ जो पड़ता है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में बोलन नदी तट पे पड़ता है। बात कर ले यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस पाए गए हैं। मेहरगढ़ जो हम लोग पढ़ेंगे ये नवपाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक पढ़ेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ये प्रारूप स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के भी एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। और यह नवपाषाण काल के मिलेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता। तो मेहरगढ़ को हड़प्पा सभ्यता का अग्रणी पूरा स्थल भी कह सकते हैं। बात करें मेहरगढ़ पे कौन काम किया है, यहाँ से क्या क्या एविडेंस या साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। तो बात करें अगर यहाँ पे काम कौन किया है, तो वो विद्वान है जिनका नाम है J.F. जेरिस। J.F. जेरिस महोदय ने काम किया है मेहरगढ़ पे। कब किया है, तो 1975 में किया था। 1975 में दो विद्वान है, J.F. जेरिस ने किया था और इसके बाद केसरी जेरिस ने काम किया था। J.F. जगह पे काम किए हैं वो दो पूरा विधि हैं जिनका नाम है J.F. जेरिस, दूसरे का नाम है केसरी जेरिस। इन्होंने जो काम किया है कब किया है, तो 1975 में किया है। ये हो गए यहाँ पे जो काम किए हैं और खोज की बात। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो साक्ष्य पाए गए हैं, कौन कौन से साक्ष्य मेहरगढ़ में पाए गए हैं। तो साक्ष्य की बात करें, यहाँ पे भैंसा पालन के साक्ष्य पे आए गए हैं, मतलब भैंसा कह सकते हैं या भैंस पालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं वो हमारे मेहरगढ़ में पाए गए। यहाँ पे जितने एविडेंस लिखे हैं वो प्राचीनतम एविडेंस है नवपाषाण काल के या विश्व संदर्भ में कह सकते हैं। नवपाषाण काल में ये सारी चीजें विशेषताएं ही प्रारंभ हो रही हैं, तो ये जो एविडेंस है ये पूरे विश्व में सबसे प्रथम स्थान है। ज्यादातर जो एविडेंस मिले कुछ भारतीय उपमहाद्वीप के हैं। तो जो भैंसा पालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारत में वो मिले हैं हमारे मेहरगढ़ पूरा स्थल थे। इसके अलावा यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के यहाँ पे 3 फसलें पाई जाती हैं, किस्में पाई जाती हैं, और जौ की 2 किस्में पाई जाती हैं। मतलब गेहूं तो मिल रहा है, गेहूं में भी 2-2 कैटेगरी किस्में मिल रही हैं, जैसे कि आम की गुलाबो खास और दशहरी चौसा किस्में होते आम है लेकिन अलग अलग किस्में होती। वैसे यहाँ पे गेहूं की किस्में मिल रही हैं, जौ की किस्में मिल रही हैं। तो यहाँ पे गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में पाई गई हैं। इन्हीं को ही सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य माना जाता था कि सबसे प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य पाए गए हैं वो मेहरगढ़ से पाए गए हैं। लेकिन लौरादेव में मिल जाने के कारण ये अब कम डेटिंग के हो गए हैं। तो अगर भारतीय संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। तो यहाँ से भैंसा पालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हसिया मिला है, दांत खोदने का उपकरण मिला है, मतलब प्रेजेंट टाइम का मानव दांत खोदने के लिए उपकरण बना रहा है। यहाँ पे 8-9 हजार ईसा पूर्व नवपाषाण कालीन मानव दांत खोदने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण बना के रखा है। तो हसिया फसल का दांत खोदने का उपकरण मिला है। इसके अलावा अन्नागार मिला है। अन्नागार की बात करेंगे तो हम लोग को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अन्नागार मिलते हैं, उससे पहले हमको मेहरगढ़ में अन्नागार के एविडेंस मिल रहे हैं, क्योंकि अन्न उत्पादन के लिए अन्नागार स्टोर करने के समय काम आता है। तो हसिया हो गया, दांत खोदने का उपकरण हो गया, अन्नागार हो गया, और यहाँ पे चक्राकार ताम्र तबीज पाए गए हैं। जो तबीज
पहनने या बांधने के काम आते हैं वो तांबे के चक्रकार तभी जो प्राचीनतम है वो पाए गए हैं हमारे मेहरगढ़ में। इसके अलावा यहाँ से प्राचीनतम चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्ति मिली है। मतलब प्रेजेंट टाइम में भी मानो चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करता है और मूर्तियों का करता है। तो चीनी मिट्टी का प्राचीनतम जो एविडेंस मिला है मूर्ति निर्माण का वो मेहरगढ़ से मिला है। और यहाँ पे प्राचीनतम तांबे गलाने के साथ ये विश्व संदर्भ में विश्व में सबसे पहले तांबा गलाने का जो काम किया जा रहा है वो भारत में किया जा रहा है और मेहरगढ़ क्षेत्र में किया जा रहा है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप का स्थल भी कह सकते हैं, लेकिन हम कभी हो सकता आ ही जाए पाकिस्तान भारत में, तो इस वजह से भारत का स्थल बोलना सही है। तो जो मेहरगढ़ में प्राचीनतम तांबा गलाने के साक्ष्य मिलते हैं और कच्ची ईंट के मकान का बना हुआ साक्ष्य मिलता है। मतलब ये मेहरगढ़ में मानो कच्ची ईंटों का मकान बना रहा है। ये साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य है, तांबा गलाने के साक्ष्य और कच्ची ईंट के साक्ष्य। और सबसे महत्वपूर्ण और यहाँ पे है कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसका अंतिम संस्कार किया गया है। एक बच्चे के समाधान में एक बकरी का बच्चा रखा गया है। मतलब समाधान में प्रेजेंट टाइम में मानो कुछ आवश्यक सामग्री धार्मिक दृष्टिकोण से लगता है लौकिक जीवन में विश्वास रखने के कारण, लेकिन नवपाषाणकालीन मानव है जो मेहरगढ़ का एक बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया है, उसके साथ बकरी के बच्चे को रखे गया है। बकरी का बच्चा एक बच्चे के समाधान के साथ रखा गया, उसके समाधान में उत्खनन में एविडेंस भी मिला है। ये हो गई बात। अगर हम लोग देखेंगे जब बुर्ज होम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया, लेकिन यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ता नहीं, एक बच्चे के साथ बकरी का बच्चा दफनाया गया। तो ये अपने आप में एक अच्छी और खास विशेषता है क्वेश्चन की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं अगला साक्ष्य जो है कपास के बीज मिले हैं। भारतीय संदर्भ में जो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे मेहरगढ़ में। वो कैसे पाया जाता है कि यहाँ पे उत्खनन में एक अंगीठी कह सकते हैं या फिर घड़ा कह सकते हैं, उसमें कपास के कुछ बीज मिले हैं। तो उन कपासों का जब डेटिंग किया गया, एनालिसिस किया गया, तो उनकी डेटिंग जितने भी विश्व में कपास के एविडेंस मिले हैं वो सबसे प्राचीन डेटिंग आई है। सबसे मतलब डेटिंग की गई है बीजों की, वो सबसे प्राचीनतम डेटिंग जो आई है भारत की कपास की आई है जो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो प्राचीनतम जो कृषि में कपास का साक्ष्य मिला है वो हमारे मेहरगढ़ से मिला है। इसके अलावा यहाँ पे बेर की गुठलियां मिली हैं, खजूर के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे साक्ष्य के रूप में कारीगरी कब्र मिले। मतलब जो कब्र है जहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार का कार्य किया गया है, नक्काशी किया गया, इसी संदर्भ में ये कारीगरी शब्द आया है। तो कारीगरी कब्र मिली है वो मेहरगढ़ से मिली। इसके अलावा यहाँ से नाम अंकित मोहर मिली है। जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ पे लिपि का ज्ञान पाया जाता है, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। उसी संदर्भ में जो मेहरगढ़ में एक मोहर मिली है वो उसमें किसी का नाम अंकित है। तो ये जो एविडेंस है ये उत्तर मेहरगढ़ पूरा स्थल के समय के अंतर्गत आता है। तो ये जो है विशेषताएं ये हमारी मेहरगढ़ की विशेषताएं हैं। तो ये हो गई मेहरगढ़ पूरा स्थल के साक्ष्य और विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं इन्हीं पूरा स्थलों पे, इन अन्य क्षेत्रों में भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य पूरा स्थल जो नवपाषाणकालीन पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है, पहला स्वात घाटी पाया जाता है इन्हीं क्षेत्रों में, दूसरा कोयटा घाटी पाया जाता है, तीसरा नाल पाया जाता है, चौथा स्थल पाया जाता है वो है हमारा सराय खोला। ये जो स्थल पाए जाते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान वाली इस वाली एरिया में पाए जाते हैं नवपाषाणकाल के। अब बात करें कि इन घाटियों में इन घाटियों के अंतर्गत ही छोटे छोटे और पूरा स्थल आते हैं, लेकिन हमको उनको नहीं पढ़ना है, संयुक्त रूप से हमें पढ़ना है कि उनमें मुख्य एविडेंस कौन कौन से मिलते हैं। अगर हम बात करें स्वात घाटी में कि स्वात घाटी में कौन से उपकरण पाए गए हैं, क्या एविडेंस पाया गया है, तो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख पाया गया है वो है विविध प्रकार के समाधान। यहाँ पे जो समाधान है जैसे कि कई प्रकार से समाधान किए गए हैं। विविध प्रकार की बात करें तो समाधान में यहाँ जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो कई प्रकारों से किया जाता है, उसी संदर्भ में विविध प्रकार के समाधान का संदर्भ आया है।
तो स्वात घाटी में विविध प्रकार के समाधान पाए गए हैं। इसके क्वेटा घाटी की बात करें कि क्वेटा घाटी से क्या एविडेंस मिले, तो क्वेटा घाटी से सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस मिला है टेराकोटा का बने घर का मॉडल। टेराकोटा जो शब्द आया यहाँ पे, जो मिट्टी के मूर्तियां बनाई जाती हैं विशेषकर उसी संदर्भ में टेराकोटा का प्रयोग किया जाता है। तो जो मिट्टी का घर, जैसे कि आज के ज़माने में घर बनाने से पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है, तो आज का जो नक्शा तैयार किया जाता है वो स्याही और पेन से तैयार किया जाता है। लेकिन नवपाषाणकालीन ये स्थल है क्वेटा घाटी की, यहाँ पे जो घर बनाने का नक्शा है, मैपिंग की गई है, वो मिट्टी से की गई। मिट्टी का पहले एक खाका तैयार किया गया है, नक्शा तैयार किया गया है, तब जाके घर बनाया गया है। तो कितना उन्नतशील है नवपाषाण काल ये स्थल की, वहाँ पे सोचो घर बनाने के लिए उससे पहले प्लानिंग की जा रही है। तो यहाँ पे टेराकोटा का बना घर का मॉडल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं नाल की, तो नाल से जो सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस मिला है वो है एक बच्चे को कच्चे ईंट जो होते हैं उनका एक कक्ष बनाया गया है। एक बच्चे को एक कच्चे ईंट का कक्ष बनाया गया, फिर उसके अंदर उसको दफनाया गया है और प्लस उसके साथ कुछ सामग्री रखी गई है, जैसे कि माला रखा गया है पत्थर का और लटकन रखा गया है। मतलब एक कच्चा कक्ष बनाया गया है छोटा सा, उसमें एक बच्चे को अंत्येष्ट किया गया है या समाधान किया गया है, उस बच्चे के साथ एक पत्थर का लटकन रखा गया है और माला रखा गया है। ये जो एविडेंस मिले हैं वो नाल से मिले हैं। अब बात कर लेते हैं सरायखोला की, कि सरायखोला से क्या मिला है, तो सरायखोला से मिट्टी की पहिए मिले हैं और खिलौने मिले हैं। मिट्टी के पहिए तो नवपाषाण की खोज ही है, तो सरायखोला से मिट्टी का पहिया मिला है और बच्चों के खेलने के खिलौने मिले हैं। ये सरायखोला की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में करें तो सबसे पहले हम उत्तर भारत के स्थल देखेंगे। तो ये जो राज्य है हमारा, ये हमारा है जम्मू। ये राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सबसे दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, पहला बुरजोम, दूसरा गुपकराल। तो इन दो स्थलों को देख लेते हैं। तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थल पड़ता है जिसका नाम है गुपकराल। ये स्थल है जम्मू कश्मीर में। देख लेते हैं यहाँ पे क्या एविडेंस मिले, यहाँ पे किसने काम किया। तो बात करें कि यहाँ पे काम किसने किया, तो यहाँ पे जो काम किए हैं सर्वप्रथम वो किए हैं 1981 में A.K. शर्मा महोदय ने। ये A.K. शर्मा महोदय पूछा भी गया है कि गुपकराल पे किसने काम किया या किसने खोजा। तो गुपकराल को 1981 में A.K. शर्मा महोदय ने खोजा। गुपकराल के शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है, तो गुपकराल का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कुम्हार की गुफा। गुपकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहाँ पे काम किसने किया, तो A.K. शर्मा महोदय ने किया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिले। एविडेंस की बात करें तो यहाँ पे तांबे की हेयर पिन मिली। सोचो जो आज का मानव हम जो यूज कर रहा है हेयर पिन, मतलब हेयर पिन विशेषकर बाल रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज का मानव जो हेयर पिन यूज कर रहा है वो आयरन लोहे का प्रयोग कर रहा है। लेकिन सोचो तब का मानव इतना एडवांस था कि उसको पता था कि ये समस्या आएगी, तो इसके लिए ये वस्त्र या उपकरण होना चाहिए तो बाल आगे नहीं आएंगे। तो जो तांबे का हेयर पिन मिला है या चिमटी मिला है वो हमारे गुपकरालपुरा स्थल से मिला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दो कच्छ गर्ता आवास मिले हैं। तो गर्ता आवास उत्तर भारत में ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, अपवाद रूप में हो सकता है दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो गर्ता आवास विशेषता पाई जाती है वो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आखिर उत्तर भारत में मानो गर्ता आवास क्यों बनाता था, तो उसके पीछे रीजन हो सकते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी नहीं पाई जाती है, ठंडा मौसम ज्यादा पाया जाता है। तो हो सकता है मानो इसीलिए, जैसे गर्ता आवास क्या होता है, तो गर्ता आवास हम देख चुके हैं कि ये समतल भूमि है, मानो ऐसे खोदता है और इसके पीछे पीछे सीढ़ी छोड़ता जाता है और ऐसे वहां पे दो आवास मिले हैं, ऐसे करके नीचे ही एक में लगे हुए दो मिले हैं। तो ये मानो नीचे रहता है। नीचे क्यों रहता है कि जैसे कि ठंडी से भी सुरक्षा रहता है, क्योंकि प्रति किलोमीटर जाने पे नीचे जमीन में टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पे हीटिंग रहती होगी, गर्मी मिलती होगी। इसके अलावा उसको इसके ऊपर किसी से ढकता हुआ मानो कि पानी ना आए, और सुरक्षा भी रहता है जानवर जीव जंतुओं से, तो इस उद्देश्य से बनाया होगा। तो ऐसे दो गर्तावास के जो साक्ष्य मिले हैं
वो हमारे मिले हैं गुप्त करालपुरा स्थल से। और बात करें यहाँ पे अनाज पीसने के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ पे आटा पीसने की चक्की मिली है कह सकते हैं। या सिलबट्टा तो किसी अन्य चीज के काम आता है, लेकिन कह सकते हैं आटा पीसने की चक्की मिली है। तो यहाँ पे जो गुप्त कराल से मिले हैं वो आटा पीसने के साक्ष्य मिले हैं। अन्य एविडेंस में देखा जाए तो यहाँ पे व्यापक अग्निकुंड पाया जाता है। व्यापक अग्निकुंड का क्या मतलब है कि गुप्त कराल के जो पूरा स्थल है उनका एविडेंस या उत्खनन किया गया तो उसमें पाया गया कि सबसे ज्यादा हड्डियां पाई गई हैं उत्खनन में। और जो हड्डियां पाई गई हैं एक कुंड या फिर चूल्हा कह सकते हैं, उसके पास जो हड्डियां पाई गई हैं वो 90% हड्डियां जली हुई पाई गई हैं। 10% जो हड्डियां हैं वो अधजली हड्डियां पाई गई हैं। इस आधार पे कहा जाता है कि गुप्त कराल में ये व्यापक अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। और बात करें यहाँ पे चूड़ियां पाई गई। चूड़ियां जो पाई गई है वो मिट्टी की पाई गई। जैसे कि आज के जमाने में चूड़ियां मिट्टी की बहुत सीमित मात्रा में रहती है, लेकिन वहाँ पे मिट्टी की चूड़ियां पाई गई हैं गुप्त कराल से। आज की चूड़ियां कांच की चूड़ियां ज्यादा प्रयोग होती हैं। अलावा चूड़ियों के अलावा यहाँ पे चूने का फर्श पाया गया है। चूने का फर्श जैसे कि आज का मानव जो फर्श बनाता है वो पत्थर का बनाता है और टाइल्स का बनाता है, तो तब का जो मानव था नौपाषाण काल का गुप्त करालपुरा स्थल पे सर्वप्रथम चूने के फर्श बनाने के एविडेंस पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जौ का साक्ष्य पाया गया है, दाल का साक्ष्य पाया गया है और चाक निर्मित बर्तन पाए गए हैं। ये जो विशेषताएं हमारे ये गुप्त करालपुरा स्थल की है। अब दूसरे स्थल की बात कर लेते हैं जो